वेलकम टू योर एमसीक्यू अड्डा। दोस्तों, अगर आप एसएससी, एमपीपीएससी, रेलवे, बैंकिंग या किसी भी अन्य कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो यह वीडियो आपके लिए बेहद महत्वपूर्ण है। सभी महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स को एग्जाम ओरिएंटेड एमसीक्यू, आसान एक्सप्लेनेशन और महत्वपूर्ण फैक्ट के साथ कवर करेंगे। इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें क्योंकि एक भी क्वेश्चन आपके अगले एग्जाम में आ सकता है। चलिए आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। ये रहा आपका पहला क्वेश्चन। हाल ही में जुलाई 2026 में जारी हेनली पासपोर्ट सूचकांक के अनुसार भारत किस स्थान पर रहा? तो यह रहा है 81वें स्थान पर। हाल ही में जारी हेनली पासपोर्ट सूचकांक 2026 में भारत ने 81वां स्थान प्राप्त किया है। भारत के पासपोर्ट धारकों को 55 देशों में वीजा मुक्त, वीजा ऑन अराइवल ETA के माध्यम से प्रवेश की सुविधा प्राप्त है। इसका उद्देश्य है कि यह सूचकांक विभिन्न देशों के पासपोर्ट की वैश्विक यात्रा स्वतंत्रता का आकलन करता है, अर्थात किसी भी देश का पासपोर्ट कितने देशों में बिना पूर्व वीजा के प्रवेश की अनुमति देता है। बात करें इसकी विशेषता की तो सिंगापुर लगातार दुनिया का सबसे शक्तिशाली पासपोर्ट बना रहा है, जिसके नागरिक 192 गंतव्यों की वीजा मुक्त पहुंच प्राप्त करते हैं। इसके बाद जापान, दक्षिण कोरिया और UAE संयुक्त रूप से दूसरे स्थान पर रहे, जबकि स्वीडन ने तीसरा स्थान प्राप्त किया है। यह सूचकांक इंटरनेशनल एयर ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन यानी IATA के डेटा पर आधारित है तथा इसमें 199 पासपोर्ट और 227 गंतव्यों को शामिल किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में FIDE यानी अंतर्राष्ट्रीय शतरंज महासंघ के अंतरिम अध्यक्ष के रूप में किसने कार्यभार संभाला है? तो यह कार्यभार संभाला है विश्वनाथ आनंद ने। हाल ही में जुलाई 2026 में भारत के 5 बार के विश्व शतरंज चैंपियन विश्वनाथ आनंद ने अंतर्राष्ट्रीय शतरंज महासंघ के अंतरिम अध्यक्ष के रूप में कार्यभार संभाल लिया है। उन्होंने तत्कालीन अध्यक्ष आर्कडी व्लादिमीरोविच डोबोरोकोविच ने रूस यूक्रेन युद्ध से जुड़े यूरोपीय संघ एवं स्विट्जरलैंड के प्रतिबंधों के बाद स्वेच्छा से अपना पद छोड़ दिया, जिसके बाद विश्वनाथ आनंद को अंतरिम अध्यक्ष का दायित्व सौंपा गया है। बता दें कि आनंद अगस्त 2022 से FIDE के उपाध्यक्ष भी हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में राष्ट्रमंडल खेल 2026 में पुरुषों की 65 किलोग्राम भारोत्तोलन स्पर्धा में रजत पदक किसने प्राप्त किया? तो यह प्राप्त किया है राजा मुथु पांडे ने। हाल ही में कॉमनवेल्थ गेम 2026 में भारतीय भारोत्तोलक राजा मुथु पांडे ने पुरुषों की 65 किलोग्राम स्पर्धा में कुल 286 किलोग्राम भार उठाकर रजत पदक प्राप्त किया है। बात करें इसकी विशेषता की तो मलेशिया के अजमील बिन बिदिन मोहम्मद ने 299 किलोग्राम भार उठाकर स्वर्ण पदक और नया कॉमनवेल्थ गेम्स रिकॉर्ड बनाया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में भारत सरकार द्वारा गठित उच्च स्तरीय परीक्षा सुरक्षा कार्यबल का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? तो यह नियुक्त किया गया है नंदन नीलेकाणी को। हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश की प्रतियोगी परीक्षाओं को अधिक सुरक्षित, पारदर्शी और विश्वसनीय बनाने के लिए उच्च स्तरीय परीक्षा सुरक्षा कार्यबल के गठन की घोषणा की है। इसकी अध्यक्षता इंफोसिस के सह संस्थापक रहे नंदन नीलेकाणी के द्वारा की जाएगी। इसका उद्देश्य पेपर लीक, प्रतिरूपण, परीक्षा में धोखाधड़ी रोकना, डिजिटल परीक्षा अवसंरचना को मजबूत करना तथा AI एवं आधुनिक तकनीकों के माध्यम से परीक्षा प्रणाली में पारदर्शिता और विश्वसनीयता बढ़ाना है। बात करें इसकी विशेषता की तो इस समिति में नंदन नीलेकाणी, अमृतलाल मीणा, अनीता कारवाल, डॉक्टर B कामाकोटी, S सोमनाथ तथा तपन टेका सहित 6 विशेषज्ञ शामिल हैं। समिति AI आधारित निगरानी, बायोमेट्रिक सत्यापन, एंटीक्रिप्टेड डिजिटल प्रश्न पत्र वितरण, रियल टाइम मॉनिटरिंग तथा साइबर सुरक्षा जैसे उपायों की सिफारिश करेंगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में विश्व जूनियर स्क्वैश चैंपियनशिप 2026 का लड़कियों का एकल खिताब जीतकर विश्व जूनियर स्क्वैश चैंपियन बनने वाली पहली भारतीय खिलाड़ी कौन बनी है? तो यह बनी है अनाहत सिंह। हाल ही में भारत की अनाहत सिंह ने विश्व जूनियर स्क्वैश चैंपियनशिप 2026 के लड़कियों के एकल वर्ग का खिताब जीतकर विश्व जूनियर स्क्वैश चैंपियन बनने वाली भारत की पहली भारतीय खिलाड़ी बनने का इतिहास रच दिया है। बात करें इसकी विशेषता तो 18 वर्षीय अनाहत सिंह ने फाइनल में मिस्र की रुकैया सलेम को 3-0 से हराया। उनकी जीत के साथ मिस्र का लगातार 13 वर्षों का वर्चस्व समाप्त हो गया और वे 2010 के बाद पहली गैर मिस्री खिलाड़ी बनी हैं जिन्होंने यह खिताब प्राप्त किया है।
दोस्तों ये हमारा टेलीग्राम चैनल है। अगर आपको रोज फ्री पीडीएफ, स्टडी मटेरियल, करंट अफेयर्स और एग्जाम अपडेट चाहिए तो अभी हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करें। लिंक डिस्क्रिप्शन में दी है या स्क्रीन पर दिख रहे QR कोड को भी आप स्कैन कर सकते हैं। अभी ज्वाइन करें और अपनी तैयारी को और अधिक मजबूत बना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये रहा आपका नेक्स्ट क्वेश्चन। हाल ही में यूनेस्को विश्व धरोहर सूची में शामिल किया गया प्राचीन बौद्ध स्थल सारनाथ भारत का कौन सा विश्व धरोहर स्थल बना है? तो यह बना है 45वां। हाल ही में उत्तर प्रदेश स्थित सारनाथ को जुलाई 2026 को दक्षिण कोरिया के बुसान में आयोजित विश्व धरोहर समिति के 48वें सत्र में यूनेस्को विश्व धरोहर सूची में शामिल किया गया है। इसके साथ ही यह भारत का 45वां विश्व धरोहर स्थल बन गया है। बात करें इसकी विशेषता की तो सारनाथ वह स्थान है जहां भगवान गौतम बुद्ध ने बोध गया में ज्ञान प्राप्ति के बाद अपना प्रथम उपदेश किया था। यहीं से बौद्ध संघ की स्थापना और बौद्ध धर्म के प्रचार प्रसार की शुरुआत हुई थी। यहाँ के प्रमुख स्मारकों में धार्मिक स्तूप, धर्मराज का स्तूप और चौखंडी स्तूप शामिल हैं। बात करें इसके महत्व की तो सारनाथ को लुम्बिनी, बोधगया और कुशीनगर के साथ बौद्ध धर्म के सबसे पवित्र स्थलों में गिना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे के बाद शिक्षा मंत्रालय का अतिरिक्त प्रभार किसे सौंपा गया है? तो यह सौंपा गया है प्रहलाद जोशी को। हाल ही में केंद्रीय मंत्री प्रहलाद जोशी को शिक्षा मंत्रालय का अतिरिक्त प्रभार सौंपा गया है। राष्ट्रपति ने प्रधानमंत्री की सलाह पर धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा भारतीय संविधान के अनुच्छेद 75(2) के तहत स्वीकार किया है। बता दें कि प्रहलाद जोशी इससे पहले उपभोक्ता मामले, खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण तथा नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय का दायित्व भी संभाल रहे थे। उन्हें इस मंत्रालय के अतिरिक्त शिक्षा मंत्रालय का कार्यभार भी सौंपा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में भीषण जंगल की आग के कारण राष्ट्रीय आपातकाल घोषित करने वाला यूरोपीय देश कौन सा है? तो यह है स्पेन। हाल ही में भीषण जंगल की आग के कारण स्पेन ने इतिहास में पहली बार राष्ट्रीय आपातकाल घोषित किया है, जबकि फ्रांस ने आग पर नियंत्रण पाने के लिए यूरोपीय संघ के नागरिक सुरक्षा तंत्र से सहायता की मांग की है। बात करें इसकी विशेषता की तो स्पेन में 10,000 से अधिक लोगों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाया गया है। वहीं फ्रांस के कैप फेरेट क्षेत्र में लगभग 63,000 लोगों को निकाला गया तथा लगभग 10,000 हेक्टेयर भूमि आग से प्रभावित हुई है। विशेषज्ञों ने भीषण गर्मी, लंबे सूखे, तेज हवाओं और जलवायु परिवर्तन को आग की तेजी से फैलने का प्रमुख कारण बताया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में राष्ट्रीय अशोक सम्मान यानी भारत सम्मान 2026 से किसे सम्मानित किया गया है? तो यह सम्मानित किया गया है प्रेम के बोरा को। हाल ही में जुलाई 2026 में इलेक्ट्रिक मर्चेंट्स एसोसिएशन यानी EMA के अध्यक्ष प्रेम के बोरा को नई दिल्ली में आयोजित राष्ट्रीय नेतृत्व सम्मेलन में राष्ट्रीय अशोक सम्मान से सम्मानित किया गया है। उन्हें विद्युत व्यापार क्षेत्र में उत्कृष्ट योगदान, नैतिक व्यावसायिक प्रथाओं, डिजिटल परिवर्तन, ग्रीन इलेक्ट्रिक पहल तथा MSME क्षेत्र में सशक्त बनाने के योगदान के लिए सम्मानित किया गया है। बात करें इनकी विशेषता की तो प्रेम के बोरा EMA के सबसे युवा अध्यक्ष हैं। उनके नेतृत्व में संगठन ने डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन, सतत व्यवसायिक प्रथाओं और उद्योग के प्रभावी प्रतिनिधित्व को बढ़ावा दिया है। EMA की स्थापना 1937 में हुई थी तथा इसका मुख्यालय मुंबई, महाराष्ट्र में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल स्थापना दिवस कब मनाया गया? तो यह मनाया गया है 27 जुलाई को। हाल ही में केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल यानी CRPF स्थापना दिवस प्रत्येक वर्ष 27 जुलाई को मनाया जाता है। बात करें 1939 में इसकी स्थापना क्राउन रिप्रेजेंटेटिव पुलिस के रूप में हुई थी, जिसे बाद में CRPF का नाम दिया गया। इसका उद्देश्य देश की आंतरिक सुरक्षा, कानून व्यवस्था बनाए रखना, आतंकवाद एवं नक्सलवाद से निपटना तथा चुनावों एवं संवेदनशील क्षेत्रों में सुरक्षा प्रदान करना है। CRPF भारत का सबसे बड़ा केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बल है। इसका आदर्श वाक्य है सेवा और निष्ठा तथा इसका मुख्यालय नई दिल्ली में स्थित है। बात करें जुलाई माह के कुछ इंपॉर्टेंट दिन की तो 1 जुलाई को भारत में राष्ट्रीय डॉक्टर दिवस मनाया गया। 4 जुलाई को संयुक्त राज्य अमेरिका का स्वतंत्रता दिवस मनाया गया। 5 जुलाई को अंतर्राष्ट्रीय सहकारिता दिवस मनाया गया। 6 जुलाई को विश्व ग्रामीण विकास दिवस मनाया गया। 7 जुलाई को वैश्विक क्षमा दिवस मनाया गया। 11 जुलाई को विश्व जनसंख्या दिवस मनाया गया। 13 जुलाई को अंतर्राष्ट्रीय रोग दिवस मनाया गया। 15 जुलाई को विश्व युवा कौशल दिवस मनाया गया। 16 जुलाई को कृत्रिम बुद्धिमत्ता प्रशंसा दिवस मनाया गया। 17 जुलाई को अंतर्राष्ट्रीय न्याय दिवस मनाया गया। 18 जुलाई को नेल्सन मंडेला अंतर्राष्ट्रीय दिवस मनाया गया। 19 जुलाई को बैंक राष्ट्रीयकरण दिवस मनाया गया। 22 जुलाई को अंतर्राष्ट्रीय ध्वज अंगीकरण दिवस मनाया गया। 23 जुलाई को राष्ट्रीय प्रसारण दिवस मनाया गया। 24 जुलाई को राष्ट्रीय आयकर दिवस मनाया गया।
25 जुलाई को विश्व IVF दिवस मनाया गया और 26 जुलाई को कारगिल दिवस मनाया गया। दोस्तों आज की क्लास में बस इतना ही। आज की क्लास में हमने इंपॉर्टेंट खबरों को कवर किया है। क्लास की फ्री PDF के लिए आप हमारे दिए गए टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं, जिसकी लिंक हमने डिस्क्रिप्शन में दी है। अंत में अगर क्लास पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक, शेयर एवं सब्सक्राइब करना ना भूलें। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।